नमस्ते साथियों। आज का मेरा विषय है मनु का सप्तांग सिद्धांत। आदि पुरुष भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रमुख विचारक मनु, जिन्हें हम हिंदू के पवित्र धर्म ग्रंथ मनुस्मृति का प्रणेता भी कहते हैं। मनु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन इससे पूर्व हम देखें, मनु एक व्यक्ति न होकर के एक विचारधारा थी, एक सोच थी। और ऐसा कहा जाता है कि मनु एक ना होकर के 8 हुए और मनु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया उसे मनुस्मृति में संकलित किया गया। वर्तमान मनुस्मृति ऋषि भृगु द्वारा रचित है या संकलित है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति की हम बात करें तो हम देखते हैं कि राजा की उत्पत्ति या राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि राज्य का निर्माण ईश्वर ने अपनी इच्छा से किया और इसलिए किया ताकि धरती पर धर्म आधारित राज्य की स्थापना की जा सके, जो राज्य में निवासित प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित कर सके और आदर्श राज्य की स्थापना कर सके। मनुस्मृति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत है। मनु स्मृति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और उसमें बताया गया है कि राज्य के 7 अंग है, यानी कि राज्य की 7 प्रकृतियां। मनुस्मृति में राज्य के अंगों के लिए प्रकृति शब्द का यूज किया गया है, यानी कि राज्य के 7 अंग होंगे जो कि राज्य के सावयव एकता के प्रतीक है। यानी कि पर कोई भी राज्य हो वो 7 अंगों के द्वारा ही निर्मित हुआ है। पहला स्वामी, जिसे राजा कहा गया। दूसरा मंत्री। तीसरा पुर यानी किला। चौथा राज्य। 5वां कोष। 6वां दंड और 7वां मित्र। मनुस्मृति में सबसे महत्वपूर्ण अंग राज्य का स्वामी अर्थात राजा को माना गया है। मनुस्मृति ये कहती है कि किसी भी राज्य का संचालन बिना राजा के संभव नहीं है, क्योंकि राजा ही राज्य को नियंत्रित करता है और प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करता है। बिना राजा के कोई भी राज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि राजा के नाम से ही राज्य का कानून चलता है, राज्य का संचालन होता है, राज्य का नीति निर्माण का कार्य होता है और नीति निर्धारण का कार्य के साथ साथ नीति का क्रियान्वयन भी जो है राजा के द्वारा ही संभव होता है। अतः बिना राजा के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजा राज्य की राजनीति के प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होने के साथ साथ प्रजा का विश्वास होता है, प्रजा की एक प्रतीक, एक इच्छा का रूप होता है, जो प्रजा को अब एक ऐसा मार्ग दिखाता है जो प्रजा यानी कि उस मार्ग पर चलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। दूसरा राज्य का जो आवश्यक अंग है वो है मंत्री। किसी भी राज्य का संचालन नियंत्रण राजा के हाथ में तो होता है, लेकिन राजा को समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए या फिर राज्य के संचालन के लिए परामर्श की आवश्यकता होती है। इसके लिए मंत्री जो राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, मनुस्मृति कहती है कि कुशल मंत्री परिषद ही राज्य का शासन संचालन कर सकती है या राजा को ऐसा परामर्श दे सकती है जो आने वाली विपदाओं का में राजा को सहायता प्रदान कर सके और उस विपत्ति से राज्य को निकाल सके। अतः मंत्री राज्य का वो दूसरा आवश्यक तत्व है जिसके बिना हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मनुस्मृति में मनु ने विस्तार से मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई कि मंत्रियों के क्या गुण होंगे, कितने मंत्री होंगे और किस पद पर किस मंत्री को नियुक्त किया जाना है और किस मंत्री का कार्य क्या होगा और मंत्री किस तरह से राज्य के नीति क्रियान्वयन के कार्य को संपन्न करवाएगा। तीसरा जो राज्य का आवश्यक तत्व है वो है पूर्व। मनुस्मृति किले
को पुर शब्द के रूप में परिभाषित करती है, यानी वर्तमान में जो किला है मनुस्मृति में वही पुर है। किसी भी राज्य की रक्षा पुर यानी किले के द्वारा ही संभव है। किला जितना सशक्त होगा, अभेद होगा, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही अचूक होगी। तो मनुस्मृति में पुर के लिए किला, परकोटा, राजधानी आदि के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और वो कहता है, मनुस्मृति कहती है कि प्रत्येक राज्य में ऐसे परकोटों का या किलों का निर्माण होना चाहिए जो राज्य की रक्षा कर सके, जो राज्य को अभेद यानी कि सुरक्षा के रूप में सुरक्षित रख सके। मनुस्मृति में कई तरह के दुर्गों की व्याख्या की गई है, जैसे धनवन्य दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरिदुर्ग आदि है। अतः राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है वो परकोटा, राजधानी या दुर्ग है। चौथा राज्य का आवश्यक तत्व है राज्य। मनुस्मृति में सप्तांग सिद्धांत में जिस राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अमूमन ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि एक तरफ तो राज्य और दूसरा ही राज्य को ही उसका आवश्यक तत्व माना गया है। मनुस्मृति राज्य शब्द का प्रयोग निश्चित भूभाग के रूप में करती है, वहां की जनता के रूप में करती है। जिस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के लिए निश्चित भूभाग और प्रजा शब्द का प्रयोग किया है, उसी प्रकार मनुस्मृति में भी राज्य जो शब्द है वो उसका आशय है राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता, यानी कि वह भूमि जो जनता से युक्त हो। मनुस्मृति इसके लिए जनपद शब्द का प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि यह शब्द का प्रयोग कौटिल्य करता है। इस प्रकार चौथा महत्वपूर्ण जो तत्व है राज्य, क्योंकि जितना अधिक राज्य का विस्तार होगा, जितनी अधिक राज्य की सीमाएं होगी, जितनी अधिक राज्य में जनसंख्या होगी, वो राज्य उतना ही विकसित होगा और उस राज्य की उतनी ही महत्वता होगी और उसकी उतनी ही कीर्ति होगी, और उस पर शासन करने वाला राजा जो है, वो स्वामी जो है, वो उतना ही बलशाली और उतना ही कीर्तिमान होगा। राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत का पांचवा जो अंग बताया है वो है कोष। कोष से तात्पर्य राजकोष से है, यानी कि वित्त, मुद्रा। किसी भी राज्य के संचालन के लिए वित्तीय व्यवस्था का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। मनुस्मृति में वित्त पर बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है और इसे अनिवार्य तत्व बताया गया है कि जितना राजकोष भरा हुआ होगा, जितना राज्य की वित्तीय स्थिति सशक्त होगी, उतना ही राज्य सशक्त होगा और वो प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। क्योंकि स्थिति परिस्थिति बदलने में देर नहीं लगती है। ना जाने कब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि राज्य को उस स्थिति का सामना करने के लिए पैसे की आवश्यकता हो, वित्त की आवश्यकता हो। अतः इसे पांचवा आवश्यक तत्व मनुस्मृति में बताया गया है। जिस राज्य का वित्तीय व्यवस्था जितनी सशक्त होगी, वो राज्य उतना ही अच्छा माना जाता है। सप्तांग सिद्धांत का छठा अंग दंड को कहा गया है। दंड से तात्पर्य यहाँ पर सेना से है, क्योंकि प्राचीन समय में दंड को धर्म से जोड़ा गया था, लेकिन मनुस्मृति में छठा जो महत्वपूर्ण अंग जो बताया गया है राज्य का, वो है सेना। किसी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था उसकी सेना के हाथों में ही होती है। जितनी सशक्त सेना होगी, जितनी संख्या बल के आधार पर होगी, जितनी कुशल वीर योद्धा होंगे, उतनी ही राज्य की रक्षा वो कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से राज्य है उसी तरह से उसके दुश्मन राज्य भी होंगे, और दुश्मन राज्य चाहेंगे कि जैसे ही स्थिति उनके अनुकूल हो, वो संबंधित राज्य पर आक्रमण करके उसे अपना बना ले। लेकिन मनुस्मृति छठा राज्य का आवश्यक तत्व सेना को बतलाती है, और मनुस्मृति में विस्तार से दंड पर व्याख्या की गई है, और सेना के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि हाथी सेना,
रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पैदल सेना। और ये जो तत्व है सप्तांग सिद्धांत का, जो ये अंग है प्रकृति है, सेना, दंड, वो राज्य को सुरक्षा और राज्य की सशक्त स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सातवां राज्य का जो आवश्यक तत्व है मित्र। प्रत्येक राज्य को राज्य के संचालन के लिए ऐसे मित्रों की आवश्यकता होती है, ऐसे मित्र राज्यों की आवश्यकता होती है जो संकट काल में उस राज्य की रक्षा कर सके, उस राज्य का साथ दे सके। अगर कोई दुश्मन राज्य, शत्रु राज्य जो है राज्य पर आक्रमण कर दे, तो उस स्थिति में राज्य को अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी अखंडता की रक्षा के लिए ऐसे मित्रों की आवश्यकता होती है जो समय पर उसकी रक्षा कर सके। अतः मनुस्मृति में इसे 7वें स्थान पर रखा गया है कि प्रत्येक राज्य को ऐसे मित्र राज्य या ऐसे मित्र राजाओं से मित्रता करनी चाहिए जो समय पर उनकी सहायता कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के सप्तांग जो सिद्धांत है मनुस्मृति में, उसमें राज्य की प्रकृति के बारे में क्रम से उसके 7 अंगों के का विस्तार से व्याख्या की गई है। और हम देखते हैं कि स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड, मित्र, ये इनका इसी क्रम में मनुस्मृति में उल्लेख है और इसी क्रम के अनुसार ये राज्य के लिए महत्व रखते हैं। अगर हम मनुस्मृति में सप्तांग सिद्धांत की बात करें तो हम देखते हैं कि मनु सप्तांग जो सिद्धांत है वो राज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो ये बतलाता है कि राज्य की प्रकृति क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी और कि कौन से उसके आवश्यक तत्व है, अगर जिनको निकाल दिया जाए तो राज्य समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।